पहले पास पेपर कर लेते हैं। पेज 63। क्वेश्चन नंबर 9। 63 question number 9. A company engaged in manufacturing activities has decided to provide a loan to one of its shareholders. अच्छा, शेयर होल्डर को लोन दे रहे हैं, एम्प्लॉय को नहीं। टू वन ऑफ इट्स, मैन्युफैक्चरिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर होल्डर को लोन दे रही है कंपनी। एक्सप्लेन द टैक्स implications ऑन कंपनी एज वेल एज शेयर होल्डर। कंपनी पे भी बतानी है और शेयर होल्डर पे भी। इफ, अगर ये ज्यूम किया जाए कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ एज अ प्राइवेट कंपनी। जी, कल एक डायग्राम से बनाई थी, खोलें। अगर एज्यूम किया जाए कि कंपनी प्राइवेट कंपनी है, जी, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस के नाम से मैंने एक हेडिंग बनवाई थी, जी खोलें। अब आप क्या लिख के आएंगे? अगर प्राइवेट कंपनी है, खोलें खोलें, वो ढूंढे कहां लिखा था। अगर प्राइवेट कंपनी और शेयर होल्डर को लोन दे तो ये क्या एज्यूम किया जाएगा कि उसे क्या मिला है? डिविडेंड मिला है, ठीक है। और ये इंप्लीकेशंस हो जाएंगी शेयर होल्डर पे। कंपनी पे क्या इंप्लीकेशंस होंगी ये सुन लें। कंपनी वाइल मेकिंग पेमेंट विल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। लेकिन आपने ऐसे नहीं लिख के आना शेयर होल्डर की इंप्लीकेशंस को। शेयर होल्डर की इंप्लीकेशंस में आपने लॉ की लैंग्वेज यूज करनी है। शेयर होल्डर की इंप्लीकेशंस क्या हैं? लोन उसके लिए डिविडेंड इनकम बन जाएगा, लेकिन लॉ की लैंग्वेज कैसे यूज करनी है? तो वो असल में पॉइंट ई पूछ रहे हैं आपसे। पॉइंट ई आप लिख के आएंगे, पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू अ, आगे छोटा सा लफ्ज ऐड कराएंगे, शेल बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड इनकम। ये इंप्लीकेशंस किसके एतबार से हैं? शेयर होल्डर के एतबार से। ये इंप्लीकेशंस शेयर होल्डर के एतबार से हैं। अगली हमें इंप्लीकेशंस किसके एतबार से चाहिए? उसमें फिर वो लाइन जो एक ही है बस, वो काफी है। ओके, नेक्स्ट। अगर हम एज्यूम करें कि कंपनी कौन है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अगर कंपनी क्या है? अनलिस्टेड। अच्छा, आपने ये नहीं कहना अनलिस्टेड पब्लिक तो प्राइवेट होती है। नहीं 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 नहीं, वो तो इनकम टैक्स लॉ की नजर में होती है। मैंने कहा था प्राइवेट और पब्लिक की डेफिनेशन हमने इस सेक्शन के लिए कंपनी लॉ वाली लेनी है, ना के हमारे लॉ वाली। तो अब बता दें, कल मैंने आपको वो जो डायग्राम बनाई थी उसमें पब्लिक लिख के लिस्टेड अनलिस्टेड ऊपर लिखा था। तो अब क्या लिखेंगे इसके बारे में भाई? देयर विल बी नो टैक्स इंप्लीकेशंस फॉर शेयर होल्डर एंड कंपनी इन दिस केस बिकॉज कंपनी इज पब्लिक, इट इज नॉट प्राइवेट। तो पब्लिक कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे, इसमें कोई हरज नहीं है। मसला किस कंपनी का है? प्राइवेट कंपनी का। ओके, अब आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11। तांबा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the manufacturing of pharmaceutical products. Its board of director has approved a 3-year loan to one of its major shareholders. जी भाई, प्राइवेट कंपनी ने किसको लोन दिया है? वही वाला सवाल है दोबारा। ये सवाल आईकेप को बहुत पसंद है, ये वो सवाल बार बार पूछता है। क्वेश्चन 11 भी यही है, 16 भी यही है, ये तो आप घर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 भी यही है, 11 भी यही है, 16 भी यही है, 7 भी यही है, 7 7। ओके,
ओके, नेक्स्ट इज, अब ये सवाल खुद पढ़ के आगे डिसाइड कर लीजिएगा। वापस आ जाए पेज 61, ए से एफ तक हो गया था। फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड, इसमें हो गया था 2 और 4, अब 1 और 3 रह गया था। 3 ये जो एक्सेप्शन है 2015 2016, कंपनी gave loan to its shareholder, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया, प्राइवेट कंपनी होगी। ओके, प्राइवेट कंपनी गेव लोन टू इट्स शेयर होल्डर। कॉन्सिक्वेंसेस के क्या होंगे? इट इज, कल पढ़ा था, ऑफ ₹30 million, इट इज रुपीज, इट इज से मुराद ₹30, ₹30 is dividend income of shareholder, ₹30 शेयर होल्डर के डिविडेंड इनकम है। 16 में कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, कंपनी अनाउंस्ड डिविडेंड of ₹36 million for same shareholder. Company announced dividend of ₹36 million for same shareholder. उसी शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने 36 मिलियन का डिविडेंड का ऐलान किया। जब कंपनी ने 36 मिलियन के डिविडेंड का ऐलान किया उस शेयर होल्डर के लिए, तो शेयर होल्डर भागा भागा आया और आके कहा मुझे डिविडेंड दो 36 मिलियन। कंपनी ने कहा तुमने कहा था उधार 2-4 महीने में वापस कर देंगे, अब तो अगला साल शुरू हो गया, खुदा के लिए पहले उधार वापस करो। इसने कहा मैं उधार वापस नहीं कर सकता, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे डिविडेंड दे दो 36 मिलियन, मुझे और पैसे चाहिए। कंपनी ने कहा उधार वापस करो। इसने कहा मैं अभी उधार नहीं। कंपनी ने कहा चलो जाओ भागो, तुम्हें नेट करके पैसे दे देते हैं। हमने तुमसे, इंट्रो की क्लास में हमने पढ़ा हुआ कॉन्ट्रा एंट्री, हमने तुमसे 30 लेने हैं और हमने तुम्हें 36 देने हैं, तो क्यों ना ऐसा करें तुम्हें 6 ही दे दें। तो कंपनी मेड सेटलमेंट, कंपनी ने सेटलमेंट कर ली एंड पेड ओनली ₹6 मिलियन। अब आप शेयर होल्डर के साथ जुल्म ना करें कि उसको 36 मिलियन डिविडेंड इनकम कह दें। अब इस साल उसकी डिविडेंड इनकम भाई ₹6 इज डिविडेंड। क्यों? परेशान ना हो, यहां पे खड़े होकर मुंह इधर करके देखें तो 36 पे टैक्स भी लग गया। बस परेशान हो, 36 पे टैक्स लग गया, 30 पे पिछले साल दे दिया था और 6 पर इस साल दे देगा, और ना तो डबल टैक्स हो जाएगा। 30 पे भी दे रहा होगा, फिर दोबारा 30 पे इधर दे रहा होगा, 36 पे, वो तो डबल हो जाएगा। तो 30 पे पिछले साल दे दिया था टैक्स और 6 पे इस साल दे देगा। तो बताएं इस नेट सेटलमेंट की वजह से उसे 16 में क्या फायदा हुआ? 15 में नुकसान हुआ था ना, 15 में नुकसान हुआ था। 15 में उधार लिया था, क्या एज्यूम किया था, वो क्या बन गया? डिविडेंड। तो बताएं इस नेट सेटलमेंट की वजह से उसे 16 में क्या नुकसान, 16 में क्या फायदा हुआ? कमाया 36, लेकिन टैक्स किस पे देना पड़ा? क्योंकि कितने पे टैक्स दे चुका था? 30 पे। तो ये पॉइंट पढ़ लें फिर नोट कीजिएगा। पॉइंट 3, एनी डिविडेंड पेड यहां अनाउंस के मानों में है। एनी डिविडेंड अनाउंस्ड, पॉइंट 3 पढ़ा रहा हूं। एनी डिविडेंड अनाउंस्ड, पेड यहां अनाउंस के मानों में है, लिखेंगे तो पता चलेगा। एनी डिविडेंड अनाउंस्ड बाय अ कंपनी, कोई भी डिविडेंड जो कंपनी ने अनाउंस किया है, विच इज सेट ऑफ,
विच इज सेट ऑफ कॉन्डोलाइन करके बताएं कितना हुआ 30, विच इज सेट ऑफ कॉन्डोलाइन करके 30, विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट अमाउंट, अमाउंट से मुराद लोन है, अगेंस्ट लोन, अगेंस्ट लोन प्रीवियसली पेड, पेड से मुराद प्रोवाइडेड है, इट से मुराद कंपनी है, अगेंस्ट लोन प्रीवियसली प्रोवाइडेड बाय कंपनी एंड एज्यूम्ड एज डिविडेंड। आप बता दें ये सेक्शन एक्सेप्शंस है डिविडेंड की, मिसालें नहीं है डिविडेंड की। कितनी एक्सेप्शन या कितनी रिलैक्सेशन मिली 30 की, और देना कितना पड़ा 6। How much is previously given and now being set off? So it is now not dividend. ओके, पॉइंट 1 रह गया। एक कंपनी स्टार्ट हुई, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट।
प्रॉफिट अर्न किए 20 के, अब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट और प्रॉफिट डेबिट। क्या कंपनी के लिक्विडेट होने के बाद भी कोई एसेट्स आ सकते हैं, सरप्लस को कोई फायदा आ सकता है कंपनी के बंद होने के बाद? कोई पुराने कोर्ट केसेस चल रहे हो तो उनका डिसीजन आ जाए बाद में, ठीक है, या और कोई ऐसा इशू चल रहा हो गवर्नमेंट के साथ जिसका कोई रिफंड मिलना हो, तो कंपनी बंद हो गई, शेयर होल्डर चले गए, सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ सरप्लस एसेट्स लोगों को बोले मिलने हैं। अब वो जो सरप्लस एसेट्स लोगों को मिलने हैं वो कंपनी बंद होने के बाद मिलने हैं, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक बड़ा गलत डिसीजन लिया। कंपनी के डायरेक्टर्स ने कहा लिक्विडेशन के वक्त कि ये पकड़ो 20 का प्रॉफिट, 70 रुपए वापस लो, बाद में जो भी बचा उसका हम देखेंगे क्या करना है, शेयर होल्डर्स तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं। और ये जुल्म करके कर दिया कंपनी ने, जुल्म, पता नहीं लॉ में अलाउड है नहीं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये कंपनी के डायरेक्टर ने जुल्म करके और शेयर होल्डर्स को भेज दिया कि तुम्हारा सरप्लस एसेट्स में कोई हिस्सा नहीं है। सरप्लस एसेट्स मतलब बाद में अभी जो एसेट्स आएंगे उनमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अब लॉ मेकर ने इसको रिलैक्स किया और लॉ मेकर ने कहा चल भाई तू बहुत रो रहा है, अभी ऐसा कर 20 पे मैं रिलैक्स कर देता हूं, इट इज नॉट अ डिविडेंड, इट इज नॉट अ, हालांकि कल कहा था ये डिविडेंड है, इट इज नॉट अ डिविडेंड, लेकिन कब? इफ डायरेक्टर से बोले दैट you have, that shareholder have no right on surplus assets। शेयर होल्डर्स का आज के बाद अगर कोई एसेट आएगा उस पे हक नहीं है। तो फिर शेयर होल्डर परेशान हो गए, रोने लगे, तो हुकूमत ने रिलैक्स किया कि चलो डिविडेंड पे टैक्स तुम्हें माफ कर देते हैं, इट इज नॉट अ डिविडेंड। पढ़ें, A distribution on liquidation or reduction of, ये कैपिटल आधा हो रहा था, उसकी मिसाल कल की थी। A distribution on liquidation or reduction of capital for shares issued against cash। ये शेयर किसके अगेंस्ट इशू किए थे पहले? कैश के अगेंस्ट। For shares issued against cash where shareholder has no right in surplus assets on liquidation, where shareholder has no right in surplus assets। This adjustment is not important and never tested by ICAP and no chance of being tested, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कुछ, इसका कॉन्सेप्ट इस वक्त नहीं है, लेकिन ICAP ने कभी टेस्ट नहीं किया आज तक, नेवर। पता नहीं, खुद ही सोचे, अच्छा इसका मतलब है इस दफा करेगा, हाँ दोगी है। पिछले 5-6 साल से तो मैं भी ये कहता आ रहा हूँ कि नहीं करेगा, तो हर दफा यही कहते हैं इस दफा करेगा, 5-6 साल से तो नहीं आ रही। तो ये इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको मैं कहता हूँ कि बेशक छोड़ो करें, चलें पढ़ लें बहरहाल। ओके, चलें जी देखते हैं कल कौन सा चैप्टर शुरू करना है। अभी चैप्टर 15 में वेल्थ स्टेटमेंट आने वाली रहेगी थी, वो निकाल लें। Can we make it in? Make it in 45 minutes. And try to make it in.
भाई इसकी तस्वीर है, किसी के रजिस्टर से खींच दे अभी, और इसकी भी। पेज नंबर 283, पेज नंबर 283। एक इंडिविजुअल की हम जाती प्रॉफिट एंड लॉस और जाती बैलेंस शीट बनाने लगे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, लेकिन बाद में काट के हम इसका नाम कुछ और रख देंगे और एक लाइन यहां पे आप खाली छोड़ेंगे, इनकम्स और एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं आएगा, बस दो चीजें आएंगी, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटीज का मतलब नेट कैपिटल ही होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, शुरू करते हैं जी। ब्रॉट डाउन बैलेंसेस सवाल में गिवन है। मिस्टर नदीम एक बंदा है, उसने 30/15 को आपको ये डेटा दिया, कहता है मेरा एक प्लॉट है डीएचए में। 30/15 का मतलब है पिछले साल का क्लोजिंग। प्लॉट है डीएचए में जी, कितने वाला? 3500 वाला। रुपीज इन 1000 में सवाल कर लेते हैं। कैपिटल इन एबीसी एंड कंपनी, इसका मतलब लिखें ये कंपनी नहीं है असल में, ये आगे जाके अगले समय पता चलेगा ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो लिखें इसके जो आसान लफ्ज है वो लिखें, रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, रिसीवेबल कहेंगे अच्छा समझ आएगा, इसकी नेचर रिसीवेबल की है। अगर आज पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, इस पार्टनरशिप फर्म से इसने कितना लेना है? 2500, बस खत्म। अगर आज पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, पार्टनरशिप फर्म कह रही है ये कैपिटल है, लेकिन ये क्या कह रहा है, मेरा रिसीवेबल है। अब होते बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। बिजनेस कह रहे हैं मैंने तुम्हें 2500 देने हैं, तो ओनर के जूते पहने। नदीम क्या कह रहा होगा? देखिए आपने कारोबार में पैसा डाला, कारोबार कह रहे हैं मैंने 2500 देने हैं, आप क्या कहेंगे? तो रिसीवेबल अच्छा लफ्ज है। ये कैपिटल का लफ्ज कंफ्यूजिंग है, कैपिटल का लफ्ज आपने यूज नहीं करना। नदीम के जूते पहने हैं, कारोबार की काउंटिंग नहीं कर रहा मैं, नदीम की काउंटिंग करने लगा हूं। तो नदीम के अगर हम जूते पहने, नदीम के जूते माशाल्लाह सही आ जाएंगे आपको। अगर आप नदीम के जूते पहने तो नदीम के जूते पहनते ही यू विल फील कि इट इज रिसीवेबल। अगर फर्म के जूते पहने इट इज कैपिटल, लेकिन नदीम के जूते पहने इट इज रिसीवेबल। अच्छा जी, रिसीवेबल है पैसे किससे? पार्टनरशिप फर्म से। स्पेलिंग गलत होगी, चलो खैर है। 2500 ब्लैक मार्कर गाढ़ा सा ला दें। ज्वेलरी, नदीम ज्वेलरी क्यों पड़ी हुई है घर में? शर्मा आ गया, चल यार जा, हमें क्या, हम तेरे से पर्सनल सवाल नहीं पूछते, पड़ी है बस। नेक्स्ट, शेयर्स जी, किसी पार्टनरशिप फर्म में है या शेयर खरीदे में है? किसी कंपनी के शेयर खरीदे में है। शेयर्स कितने वाले? शर्माया ना करें, बताया करें, शर्माया ना करें, बताया करें जी। कैश एंड बैंक, वर्किंग, मैंने दस लें दो। वर्किंग
कैश एंड बैंक। टी अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि अकाउंटिंग का पेपर नहीं है। कैश एंड बैंक जी कितना है? 1500। ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। नदीम और कुछ कहते हैं? हाँ सफा पलटो। नदीम, नदीम लोन लिया हुआ? नदीम तुम्हें शर्म नहीं आती? कह नहीं। उधार ओपनिंग बैलेंस 1000। 1000 मैन, आखिर से 3 जीरो उड़ाने हैं। चलें जी। During the year following information is provided। यहां तक नोट कर लें। प्रॉफिट लॉस 12 लाइनें काफी हैं। बैलेंस शीट ये जो लाइनें बन गई काफी हैं। 1-2 लाइन एसेट्स में छोड़ दीजिएगा। वर्किंग यू हैव हाफ मिनट टू नोट इट डाउन। ओके चलें जी, पहला पॉइंट पढ़ें जी। ही अर्न सैलरी इनकम ऑफ 1200। जनरल एंट्री बताएं। सैलरी ऐसे ऐसे अज्यूम करते हैं, पहले सैलरी घर में लाया, फिर एफबीआर में जाकर टैक्स जमा कराया, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। एंड पे टैक्स ऑफ 100। पहले घर में सैलरी लाया 1200, फिर उसके बाद जाके इसने एफबीआर में टैक्स जमा करवाया। जी 1200 की एंट्री बताएं। चलें जी, किताब पे एंट्री लिखना शुरू कर दें, रजिस्टर पे नहीं लिखनी एंट्रीज। 1200 की एंट्री बताएं। कैश डेबिट, सफे के ऊपर लेफ्ट साइड पे जगह खाली है, वैसे चलें आपकी मर्जी। कैश डेबिट, सैलरी इनकम क्रेडिट। जी अगली एंट्री बताएं। टैक्स एफबीआर में जाकर टैक्स पे किया। टैक्स एक्सपेंस डेबिट या रिसीवेबल डेबिट? एक्सपेंस डेबिट। एफबीआर वाले इसके चाचा के पुत्र हैं रिसीवेबल। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। चलें जी एंट्री पोस्ट करवा दें, एंट्री पोस्ट करवा दें। कैश डेबिट, प्लस का साइन लगेगा ना। कैश डेबिट, ये तो एसेट है तो बैलेंस शीट का आइटम आएगा। और इनकम क्रेडिट ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा। किस नाम से? सैलरी के नाम से। कितना? 1200। 12 दफा 100। ओके चलें जी आगे टैक्स की एंट्री बताएं। देखिए प्लीज बूते शरीफ ऊपर रखा करें। टैक्स एक्सपेंस डेबिट 100। कैश कितने से? 100 से। ये भी सोचता होगा हर 6 महीने बाद नदीम की ही वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं। पिछले बैच में भी यही बनाई थी, इससे पिछले में भी यही। ओके नवाज शरीफ की वेल्थ स्टेटमेंट का डेटा दिया होता तो मजा आ जाता। इमरान खान की वेल्थ स्टेटमेंट थोड़ी सी थी, ज्यादा सी, थोड़ी सी। पीटीआई वाले थोड़ी सी, पीएमएलएन वाले बोले बहुत ज्यादा सी। ओके
छात्र वाले का चेहरा थोड़ी से पकड़ के ऊपर करें और इसी तरफ रखें जरा। फिक्स एसेट बेचने की एंट्री, एसेट क्रेडिट, अकाउंटेड ऑप्शन, ये गेन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होते हैं, शेयर्स डेप्रिशिएट नहीं होते। ओके, प्लांट बिल्डिंग बेच सकते हैं तो शेयर भी बेच सकते हैं। आपको पता है यहां कॉस्ट आती है एसेट। ठीक है, चलें जी पढ़ें। डिस्पोजल की जनरल एंट्री इंट्रो में पढ़ी थी। ही सोल्ड शेयर्स ऑफ 2 लाख फॉर 350। ओह क्या इंग्लिश है, ऑफ 2 लाख फॉर 350। 2 लाख वाले 3.5 लाख के बेचे, ऑफ 2 लाख फॉर 350। ये जनरल एंट्री लिख लें। जी पोस्ट कराएं एंट्री। शेयर कितने वाले पड़े हुए थे हमारे पास? सवाल सुना करें, सवाल कितने वाले पड़े हुए थे? 1000 वाले। सारे बेच दिए। जैसे लैंड पड़ी होती हैं 5 लैंड, उसमें से 1 लैंड बेच दी। शेयर्स बहुत से पड़े हुए थे, साल के शुरू में 1000 वाले पड़े हुए थे। कितने वाले बेचे? शेयर क्रेडिट कहां करूं? यहां पे। शेयर कम हो गए, शेयर क्रेडिट। डेबिट क्या करूं? कितना? और फायदा भी तो है या नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है। कहां रिकॉर्ड करूं? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स कितना? 150। आसान है जनरल एंट्रीज, मुश्किल लग रही? आसान। भाई आप हजरात ने बहुत ही क्या कहते हैं खुश दिली से इस वीकेंड पर सैलरी का चैप्टर खसूसी तौर पे और बाकी चैप्टर प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स अमूमी तौर पे इनको नज़र मार के आनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली हम 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी तक जो पिछला सारा पढ़ा हुआ है, रिजल्ट आने का वेट किया जा रहा था, अब आपका जज्बा बढ़ गया है। तो आप हजरात यानी कि क्लियर हो गया पाथ कि क्या करना है। अच्छा, तो आप हजरात ने सैलरी का अच्छी तरह से सैलरी के चैप्टर को पढ़ के आना है और बाकी चैप्टर रिवाइज करके आने हैं, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और प्रॉपर्टी का, ताकि जब न्यूमेरिकल्स 3-4 शुरू हों, चैप्टर 19 में से हम न्यूमेरिकल्स पकड़ेंगे पास पेपर के फुल फ्लेज और उनको करना शुरू करेंगे। मंडे को टेस्ट यही होगा सारा। सैलरी का न्यूमेरिकल होगा, साथ को बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सॉरी बिजनेस नहीं, कैपिटल गेन, अदर सोर्स की कोई एडजस्टमेंट आ जाएगी। अच्छा जी पढ़ें। साथ एक सेक्शन डाल लें, सेक्शन 114, ये भी टेस्ट में डाल लीजिएगा। सेक्शन 114 वो इसी चैप्टर का
पहला वाला सेक्शन 114। अच्छा ठीक है ठीक है, जाके देख लेंगे, आगे चलेंगे, सीए करें। पॉइंट नंबर 3, he settled the जाती लोन, he settled the जाती लोन for 5 लाख। बोले 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 एंट्री बोले। ड्रॉइंग डेबिट, he settled the loan, लोन दे दिया तो लोन तो उधर ही रहेगा। फिर इसने अपना जाती लोन दे दिया तो लोन अभी 10 लाख पे रहे, सॉरी 1000 पे रहे, लोन कम कर दें। लोन देने की, लोन रीपे करने की एंट्री बताएं क्या पड़ी हुई इंट्रो। रिसीव्ड लोन, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, सेटल्ड लोन, लोन डेबिट। जी एंट्री लिख लें पहले। लोन डेबिट कितने से, और कैश क्रेडिट। ओके नेक्स्ट। जी भाई, घर के खर्चों की एंट्री क्या होगी? लिख लें एंट्री। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। घर के खर्चों की एंट्री लिखें, एक्सपेंस डेबिट। पापाजन तुम वेल्थ स्टेटमेंट कितने बना रहे हो? अच्छा नाल नाल मैं क्या खाली एंट्रियां पोस्ट कर रहे हो, सब्जी कट रहे हो, पानी कर जाके। ओके जी भाई, बोले बोले जनरल एंट्री। हाउस होल्ड, घर को थामा हुआ है। नदीम तेरी सोच है, सब अल्लाह के हाथ में। हाउस होल्ड, अच्छा जी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर मैं चला रहा हूं। अल्लाह को ये फिक्रा बहुत नापसंद है। जी बोले 850। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा जब शोहर अपनी बीवी को कहता होगा घर मैं चला रहा हूं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। देख लो, आप एज्यूम कर लो कि इट इज नॉट पेड, अजम्पशन ले सकते हो, फिर पेएबल में डाल दो, फिर कैश क्रेडिट ना करो। लेकिन घर के खर्चे पूरे साल के ही पेएबल नहीं होते, इसलिए मैं पे कर दी। जी अब्बू अम्मी को कह रहे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। अम्मी ने पूछा क्या हुआ, कहा अगले महीने शादियां आ रही हैं 2, तो गिफ्ट भी देना पड़ेगा। तो नदीम ने अपने भाई को गिफ्ट दिया। क्या एंट्री करे? रिसीवेबल डेबिट, नहीं रिसीवेबल डेबिट, जाने दें रिसीवेबल डेबिट। वो उम्मीद तो लग जाती है ना कि मैंने दिया तो अगला भी। ओके ये दिल का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ही हैज गिवन अ गिफ्ट ऑफ ₹4 लाख टू हिज ब्रो कामरान थ्रू क्रॉस चेक। भाई जैसे मर्जी दे, ये सवाल के अंदर एक डेफिशिएंसी है कि सवाल ने नहीं बताया हुआ कौन से खर्चे कैश में पे हो रहे हैं कौन से बैंक में। ये वाहिद खर्चा ऐसा है जो सवाल ने बताया बैंक में पे हो रहा है, इसलिए मैंने कैश एंड बैंक अकाउंट इकट्ठा बना दिया है ताकि ये कंफ्यूजन ही ना रहे कौन सा खर्चा कैश में पे हो रहा है कौन सा बैंक में पे हो रहा है। सिवाय इसके और कोई खर्चा इसने नहीं बताया कैश में पे हो या बैंक में पे हो। तो सवाल में डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से कैश एंड बैंक का कंबाइंड अकाउंट लेके चल रहे हैं। ओके जी बताएं भाई, गिफ्ट रिसीवेबल है, डेबिट कैश क्रेडिट करूं, बैंक क्रेडिट करना है वैसे तो, रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट कर दूं या एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कर दूं? एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कर देते हैं। रिसीवेबल क्या, आप शर्म आएगी, रिसीवेबल फ्रॉम, लोन तो नहीं दे रहे ना, लोन दे रहे होते भाई को फिर और बात थी, गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट। आप फर्स्ट टाइम किसी इंडिविजुअल का प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना रहे हैं, इंट्रो में नहीं बनाते थे, किसी इंडिविजुअल का जाती बिजनेस का नहीं बना रहे उसके। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो ड्राइंग में जाते होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में, ये उसका जाती प्रॉफिट एंड लॉस है इसलिए एक्सपेंसेस में जा रहे हैं।
जी, गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट कितने से 4। एंट्री साथ साथ लिखते रहा, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा भाई, बड़ा बड़ा गौर से आपने मुझे बताना है। एक बंदा कहता है मेरा ओपनिंग सरमाया एओपी में है 100 रुपए, यानी साल के शुरू में मैंने एओपी से कितने पैसे लेने हैं अगर कारोबार बंद हो? 100 रुपए। एओपी ने कुछ और कमाया मेरे लिए, उसमें से कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया, जो ड्रॉ किया घर में लाया तो एफबीआर वालों ने टैक्स मांग लिया। ठीक है। अब एक बंदा कहता है एओपी में साल के शुरू में मैंने 100 रुपया डाला है, मेरा ओपनिंग सरमाया 100 रुपया है, अगर आज एओपी बंद हो जाए अभी अभी तो एओपी को कितना वापस करना पड़ेगा? अब मैं कहूंगा रिसीवेबल 100 है। एओपी ने कमाया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, मैं एओपी की बात कर रहा हूं, नदीम की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन सुना हो ना नाम, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के पार्टनर ए को उसका हिस्सा दिया, उसका हिस्सा बना 50, उसका हिस्सा बना 50। जब घर लेके जाने की बारी आई हमने कहा सिर्फ 30 ले जाओ क्योंकि बिजनेस को भी जरूरत है। गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा 6। ठीक है, सरमाया कितना डाला? 100। एओपी ने कमाया कितना? 50। इसका घर लेके जाने को दिल चाह रहा था, लेकिन ड्राइंग कितनी? आपको याद है कैपिटल अकाउंट बनता था, कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट आता था एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और फिर ड्राइंग की फिगर वो नहीं होती थी, ड्राइंग कुछ और होती थी। लेकिन छोड़ें, वो बातें मिक्स हो जाएंगी, फिर उधर की अकाउंटिंग इधर की अकाउंटिंग। वो एओपी की अकाउंटिंग थी, मैं नदीम की अकाउंटिंग कर रहा हूं। नदीम पैसा डाला कितना? एओपी ने कमाया कितना? 50। उसमें से घर कितना ले गया? उस पर टैक्स कितना देना पड़ा? 6। ओपनिंग को छोड़ें, ओपनिंग की जनरल एंट्री नहीं होती, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की जनरल एंट्री बताएं। एओपी ने 50 कमाया, कैश कहां से? वापस आ गया, दे दो। कैश तो वो ये लेके गया घर। मैं नदीम की अकाउंटिंग कह रहा हूं, नदीम की अकाउंटिंग। रिसीवेबल, ये बोला है रिसीवेबल। वो खुश होके कहेगा मैंने फर्म से रिसीव करने हैं पैसे, कितने? 50। और इनकम क्रेडिट, मेरे ख्याल से तो यही एंट्रीज बनेंगी, इनकम क्रेडिट। खुशी उससे 50 की होगी क्योंकि उसका राइट बन गया 50 लेने का। जब लेने गया तो पार्टनर्स ने आपस में ही मशवरा किया, यार सारे पैसे नहीं ले जाते, थोड़े बिजनेस में भी पड़े रहने देते हैं। अब ड्राइंग की एंट्री ना बताएं प्लीज, आप एओपी की काउंटिंग नहीं कर रहे, अब आपने अगली एंट्री बोलनी है ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। नदीम कहेगा मेरे पास आ रहा है कैश, आप कह रहे हो कैश क्रेडिट। यस, वो जो रिसीवेबल था 50, उसमें से कितना रिसीव हो गया? 30। तो प्लीज आज पार्टनरशिप की अकाउंटिंग नहीं है, आज पार्टनर की अकाउंटिंग है, वो डिफरेंट अकाउंटिंग है, उसको इससे मिक्स नहीं करना। जी कितना? 30। इसमें से 6 हुकूमत ने मांग लिया, ये ऐसे बड़ी छेती बोले ना, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, अब ये एंट्रीज आपने नोट नहीं करनी, हमारे सवाल से लिंक करेंगे। जब एओपी ऐलान करती है मैंने इतना कमाया, तो पार्टनर को होती है खुशी, इंक्रीज इन खुशी क्रेडिट। ये खुशी मिल जाती है या मिलने का हक बन जाता है? उसमें से जितनी पैसे ड्रॉ कर लिए उसकी एओपी एंट्री करती है ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन नदीम क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट राइट टू रिसीव मनी क्रेडिट। अब इतना राइट नहीं रहा आपका, और एंड पे बाकी पैसे किसको? गवर्नमेंट को आप टैक्स दे दें, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट।
पढ़ें और एंट्रीज बताएं। He earned profit on ABC and company of 450. He earned profit of 450. ये वाली फिगर दे रहा है। आगे पढ़ें। His drawing was, घर कितने लाया और टैक्स कितना पे किया और ओपनिंग सरमाया पिछले सफे पे किया। पहले 3 एंट्रीज करें, अंडरलाइन करें 450 को। जी एओपी ने कमाया, सोचे नदीम की एंट्री करे। 450 एओपी ने कमाया, इधर ना देखें, इधर ना देखें, सोचे नदीम की एंट्री करे। रिसीवेबल डेबिट, खुशी क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। एओपी ने उस कमाए में से थोड़ा बांट भी दिया। नदीम की एंट्री करे, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। उसने रिसीव करने थे ना फर्म से ये पैसे, अब रिसीव हो गए। अब फर्म के पास 50 मांगने जाएगा, फर्म कहेगी 50 नहीं 30 दे चुकी हूं, तो रिसीवेबल क्रेडिट। और हुकूमत को टैक्स जमा कराने की एंट्री, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इसलिए मैंने वहां जानबूझ के नाम रिसीवेबल लिखा है, वो कंफ्यूजिंग लफ्ज था, कैपिटल एबीसी रिसीवेबल। एंट्रीज पोस्ट कर दें। रिसीवेबल अकाउंट बना हुआ है, ओके। ये सेकंड लास्ट बुलेट को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप सेकंड लास्ट बुलेट पूरा ना पढ़ें, पहले ये थर्ड लास्ट बुलेट ये था दोबारा पढ़ लें। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 450। जैसे ही एओपी कहेगी हमने 450 कमाया तो इससे खुशी होगी, ये कहेगा रिसीवेबल डेबिट, खुशी क्रेडिट। फिर उसमें से कुछ थोड़ा सा घर ले आएगा, कैश डेबिट। अब इतने पैसे एओपी से मांग नहीं सकता, रिसीवेबल क्रेडिट। और इन द एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। जी भाई, पहली एंट्री बोलें। मेरे सरमाए ने कितनी ग्रोथ शो की, ये मेरा सरमाया है रिसीवेबल, इसने ग्रोथ शो की।
रिसीवेबल डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। शेयर किससे? फ्रॉम एओबी। दूसरी एंट्री बोले कैश डेबिट कितने से और कितने से? अगली एंट्री टैक्स एक्सपेंस कितने से? 40 से। और कैश कितने से? 40 से। यहां तक रिवाइज कर लें एक दफा, ऊपर से पढ़ के जनरल एंट्रीज, फिर मैं सेकंड लास्ट की तरफ आता हूं। शुरू से सवाल पढ़ें, जनरल एंट्रीज रिवाइज करें।
ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट, इसमें सिर्फ अंडरलाइन कर लें, ही पेड 7 लाख इन इंस्टॉलमेंट फॉर प्लॉट, ही मेड 7 लाख इन इंस्टॉलमेंट फॉर प्लॉट। बाकी पॉइंट कल पढ़ाऊंगा और इस पर थोड़ी तफसीली बात भी करेंगे। फिलहाल बता दें, प्लॉट की इंस्टॉलमेंट्स के लिए उसने 7 लाख दिए हैं, क्या एंट्री करे, प्लॉट डेबिट कैश क्रेडिट या एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि अभी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, अभी प्लॉट नहीं मिला। लेफ्ट वाली लाइन ना पढ़े, कल पढ़ाऊंगा, सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़े, ही पेड 7 लाख इन इंस्टॉलमेंट्स, प्लॉट नहीं मिलता, इतनी जल्दी प्लॉट नहीं मिलता 7 लाख देने पे, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। फिर इससे अगली एंट्रीज क्या होंगी वो कल एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि इस वक्त वेल स्टेटमेंट का मकसद बताने, उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। एडवांस डेबिट 700 से, और क्रेडिट कैश। ये एंट्री नहीं भी समझ आई कोई मसला नहीं, कल बात कर लेंगे। अच्छा जी, आखिर में कोई ट्रांजैक्शन दी हुई है या क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है? आखिर में कोई ट्रांजैक्शन दी हुई है या क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। कितने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस? इसका आपको अंदाजा भी खुद ही हो जाएगा, इसका क्या करना है, इसको छोड़ें, इसका अंदाजा खुद ही हो जाएगा। क्लोज करते हैं बातें। इनकम्स का टोटल करा दें, 1800। एक्सपेंसेस का टोटल करा दें, 1390। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बता दें, 410। क्लियर? व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंस, कितना कमाया, 410। इसका टोटल बता दें, टोटल 2735। इसके दो हिस्से बनवा दें, समझ आ गया आप? इसके दो हिस्से बनवा दें। इसमें बैंक कितने, 470, कैश बैलेंसिंग आ जाएगा, समझ आ गई होगी, 202260। 2735 पड़ा हुआ था, सवाल ने बताया कि बैंक में पड़े हुए 475, तो बाकी कहां पड़े हुए दराज में? क्लियर? ओके जी। प्लॉट है डीएचए पे कोई फर्क नहीं आया, ये अभी तक उसी तरह है, वेट कर लें। पार्टनरशिप फर्म का हमारा हिस्सा बढ़ गया है, ज्वेलरी उसी तरह है, ज्वेलरी नहीं बेची ना और खरीदी, खरीदते तो ज्वेलरी डेबिट कैश क्रेडिट, शेयर्स बेच दिए थोड़े से 800 के। ये वैसे इसको अलग अलग कर दें, कैश को अलग शो करते हैं, बैंक को अलग शो कर दें, वो 4 है ना सवाल वाला, कैश को अलग शो करते हैं, बैंक को अलग शो जी। कैश कितना, 2260, बैंक 475। लायबिलिटीज कितनी, 5 जी। एसेट्स का सब टोटल 10। एसेट्स में से लायबिलिटीज क्या कर दें जी, बोले 10410।
10410। ओके, ये कितना आया था? 410। अब यहां तक क्या करना होता है? जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी होती हैं। अब एक काम करना है आपने, जिसके बाद आपको पता चलेगा व्हाट इज वेल्थ स्टेटमेंट एंड व्हाट इज वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। काम क्या है? अब अटेंटिव रहें, 1-2 मिनट सारे अटेंटिव रहें। इट इज नॉट प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज नॉट बैलेंस शीट। अच्छा, ये 410 तक ये वेल्थ है या इंक्रीज इन वेल्थ है? ये वेल्थ है या वेल्थ का इंक्रीज है? वेल्थ तो ये है, प्लॉट पड़ा हुआ है, ज्वेलरी पड़ी हुई है, शेयर्स, ये तो वेल्थ है। ये क्या है? इंक्रीज इन वेल्थ। इसमें आपने एक लाइन ऊपर डालनी है, इसको प्रॉफिट लॉस नहीं कहते, इसमें आपने एक लाइन और ऊपर डालनी है, उसका नाम रखेंगे ओपनिंग वेल्थ। क्या नाम रखेंगे? ओपनिंग वेल्थ। ओपनिंग वेल्थ सवाल में गिवन हुआ करेगी, कहीं गिवन है, वो अगले सफे के टॉप पे देखे, सवाल में गिवन है। अगला सफा कहां चला गया तू? क्वेश्चन में ही पेज 284 के टॉप पे ओपनिंग वेल्थ ढूंढे, इसकी पिछले साल की क्लोजिंग जो थी, कुछ लोगों को नहीं मिल रही, उन्होंने बताएं 10,000 ओपनिंग नेट वेल्थ 10,000 ढूंढे। समझ आई ये ओपनिंग वेल्थ है या नहीं? क्यों? क्योंकि ये पिछले साल की क्लोजिंग है। अच्छा, क्लोजिंग वेल्थ बता दें कितनी यार? क्लोजिंग वेल्थ 10,000 और ओपनिंग वेल्थ कहां से मिली? सवाल से। ओपनिंग वेल्थ की सोर्स बताएं, यानी मैंने कहां से ढूंढी है? क्वेश्चन से। कितनी? 10,000। अब आपने 10,000 में 1800 जमा करके 1390 माइनस नहीं करना, क्योंकि 1800 माइनस 390 ये 410 पड़ा हुआ है। अब आप 10,000 में जरा 410 जमा करें, 10,000 में 410 जमा करें। 10,000 बोले 10,410। ये किसमें क्या जमा किया? ए प्लस बी। 10,410। व्हाट इज दिस? क्लोजिंग वेल्थ। क्लोजिंग वेल्थ इतनी होनी चाहिए, और नजर मारें, जबरदस्त, आपकी क्लोजिंग वेल्थ भी इतनी है, क्लोजिंग वेल्थ भी इतनी है। ये एक रिकॉन्सिलिएशन है। इट इज कॉल्ड एज बोले वेल्थ नहीं, वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है ये, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये वेल्थ स्टेटमेंट, ये वेल्थ स्टेटमेंट। अच्छा, अब हुकूमत करती क्या? इसके नाम मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं। इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, क्या है? वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इसका नाम वेल्थ स्टेटमेंट। तो सिंपल सा एक वर्ड बोल दें, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक लाइन एक्स्ट्रा डाला करनी है। बोले बस। जनरल एंट्रीज करने के बाद क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस पे एक लाइन एक्स्ट्रा डालनी है, उसका नाम क्या रखना है? अच्छा, आप लॉजिक सुन लें। साल के शुरू में नदीम के पास कितनी जायदाद थी? इस साल कमाया, खर्चे किए, साल के एंड पर जायदाद में कितनी इंक्रीज आई? हमारे मुताबिक इसकी जायदाद कितनी होनी चाहिए? नदीम के मुताबिक भी इसकी जायदाद का ब्रेकअप क्या है? 410। ब्रेकअप का टोटल 10,410। क्लियर? पहले क्या बनाया करेंगे? प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। प्रॉफिट में ओपनिंग जायदाद क्या करेंगे? ऐड। ओपनिंग जायदाद प्लस कमाया इज इक्वल टू क्लोजिंग जायदाद।
और ये क्लोजिंग जायदाद का क्या है, ब्रेकअप है। अगर आपके पेपर में एग्री ना हुई तो 1 नंबर कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएगा, कोई एक फिगर आपने गलत लिखी होगी, वरना पेपर में मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको। जी हेडिंग सही दी हुई है सॉल्यूशन में किताब पे, वेल स्टेटमेंट दिया हुआ है और 10,000 को आपने सर्कल लगा दिया, ये एक लाइन ऐड करनी है बस। जाएं वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जहां बनी हुई है 10,000 पे सर्कल लगाएं, ये एक लाइन प्रॉफिट एंड लॉस में एक्स्ट्रा ऐड करनी है, किताब पे ही कर लें, किताब पे 10,000 ढूंढने, सर्कल लगाएं उस पर, ये एक लाइन प्रॉफिट एंड लॉस में एक्स्ट्रा ऐड करनी है। और ये डाटा कहां गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ठीक है।